कैसे हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अब तक हम लोगों ने एडिटेरिया का जो सीरीज चला रखा है 100 सेटों का, इसमें से 15 सेट ख़त्म कर चुका हूँ। अब बारी है 16वां सेट का। 16वां सेट का शुरुआत करता हूँ और पहला प्रश्न देखते हैं। 16वां सेट का पहला प्रश्न जो है उसको देखते हैं कि द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1949 से 62 पुस्तक के लेखक कौन थे। इसका लेखक है वो है निरुपमा राय। कौन है? निरुपमा राय। द फ्रैक्चर्ड हिमालयाज इंडिया तिब्बत चाइना 1949 से 62, इसके लेखक निरुपमा राय हैं। दूसरा प्रश्न है कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है। कुल्लू घाटी जो है आप जानते हैं कुल्लू मनाली ये सब है, ये जो है धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। धौलाधर श्रेणी और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है तीसरा, इसमें मिलान करना है। पत्तन है और उसके किस राज्य में है वो देखना है। तो इसको देखते हैं भटकल। भटकल जो है ये है कर्नाटक में। भटकल पत्तन कहाँ है? कर्नाटक में। एलेप्पी, एलेप्पी जो है वो केरल में। एलेप्पी क्या है? एलेप्पी केरल में है, देख लिया। और तीसरा है काकीनाडा। काकीनाडा जो है आंध्र प्रदेश में है। काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। तूतीकोरिन जो है वो तमिलनाडु में है। इस तरह से हम देखते हैं भटकल कर्नाटक में है। भटकल कहाँ है? कर्नाटक में। एलेप्पी जो है वो एलेप्पी है केरल में। एलेप्पी केरल में, काकीनाडा आंध्र प्रदेश, तूतीकोरिन तमिलनाडु में। इस तरह से ऑप्शन सी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा। और आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है। आप जानते हैं इसको काली कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। तो काली मिट्टी जो है कपास के उत्पादन में उपयुक्त मानी जाती है। अगला पांचवा प्रश्न है नीचे निम्न दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है। नर्मदा नदी आप जानते हैं मध्य प्रदेश से निकलती है, गुजरात महाराष्ट्र होते हुए ये क्या कहते हैं अरब सागर में समा जाती है, जबकि ये राजस्थान में नहीं जाती है। कहाँ नहीं जाती है? राजस्थान में नहीं जाती है। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें से सुमेलित जो है नीली क्रांति भी नहीं है और पीली क्रांति भी नहीं है। स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन से जानते हैं, ये एक सही है। अगला प्रश्न है पीली क्रांति जानते हैं तिलहन से है, नीली क्रांति जानते हैं मत्स्य पालन से है। नीली क्रांति ठीक है। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? यह है वृष्टि। क्या है? वृष्टि। भारत के कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? वृष्टि। आगे चलते हैं। आठवां प्रश्न है पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने दी। पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना जो है इमैनुअल कांट ने दी। कौन? इमैनुअल कांट ने दी। अगला प्रश्न नौवां प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में किसका मिलान सही नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में किसका मिलान सही नहीं है? तो आप देखेंगे काजीरंगा जो है वो असम में है। घाना पक्षी विहार ये है राजस्थान में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश में। दुधवा जो है दुधवा छत्तीसगढ़ नहीं होगा, ये उत्तर प्रदेश में। दुधवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। अगला चलते हैं रामसर सम्मेलन। क्या है? रामसर सम्मेलन संबंधित है किससे? आर्द्रभूमि से। आप जानते हैं आर्द्रभूमि के 2 फरवरी को मनाया जाता है रामसर दिवस। भूमि से संबंधित है। और रामसर जो है ईरान का एक जगह है, वहीं से ये स्टार्ट हुआ था। दिए गए विकल्पों में 11वां प्रश्न है दिए गए विकल्प में कौन वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है। ये आर्गन जो है इसका कोई मतलब नहीं बनता है वैश्विक तापन से, जबकि ये जलवाष्प और मीथेन, क्या जलवाष्प और मीथेन जो है ये दोनों उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न है यदि किसी मूल्य की मांग की ऋणात्मक लोच। क्या है? ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है,
तो ये वस्तुएं किस प्रकार की है, तो ये निम्न स्तरीय है। निम्न स्तरीय वस्तु है, लो क्वालिटी की जो है वस्तु होगी, उसका जो है मांग ऋणात्मक, वस्तु की मांग के ऋणात्मक आय लोच और धनात्मक मूल्य लोच होगा। 13 नंबर प्रश्न है, किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है। निवेश पद्धति कभी भी नहीं लाई जाएगी, जबकि ये तीनों जो है, चाहे उत्पादन पद्धति हो, चाहे आय पद्धति हो, चाहे मिश्रित पद्धति हो, ये तीनों लाई जाती है। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी, तो ये पांचवी है। कौन? पांचवी पंचवर्षीय योजना जो थी 1974 से 78, ये 4 वर्ष की ही थी। अगला 15वां प्रश्न है कि भौतिक राशियाँ दिया हुआ है और उसका मिलान करना है मात्रक से। बल का होता है न्यूटन, जबकि त्वरण का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल का हो जाएगा न्यूटन, ये भी है। कार्य का हो जाएगा जूल और आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। ठीक है, आप इस तरह से देखेंगे तो ये पहला ऑप्शन सही है। अगला है 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न में है, किसी लटके हुए कालीन को जब छरी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं। किसके कारण? तो ये जड़त्व के कारण। किनके कारण? जड़त्व के कारण लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटी जाती है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं। कारण है कि जब कालीन, किसी लटके हुए कालीन को देखेंगे तो कालीन और धूल दोनों एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं। धूल विराम अवस्था में रहना चाहते हैं, जबकि कालीन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, तो धूल अपने विराम अवस्था को बरकरार रखने की वजह से वो कालीन से अलग हो जाता है। अगला देखते हैं 17वां प्रश्न है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है। ये पूरा याद रखना चाहिए, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रत्यास्था वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है, तो ये है क्वार्ट्ज। क्या है? क्वार्ट्ज जो है सर्वाधिक प्रत्यास्था वाला पदार्थ है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये ए नंबर जो है ये कथन सत्य नहीं है, जबकि बाकी तीनों कथन सत्य है। कौन कौन से कथन है, तो याद रखेंगे। पहला है कि किसी पदार्थ के विभिन्न द्रव्यमानों की विशिष्ट ऊष्मा समान होती है। किसी पदार्थ का जो विभिन्न द्रव्यमानों की उस विशिष्ट ऊष्मा होगा वो क्या होगा? समान होगा। इसका मात्रक जूल पर केजी पर केल्विन होता है। इसका मात्रक क्या होता है? जूल भी होता है, जूल पर केजी पर केल्विन होता है। इसका मात्रक किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होता है। याद रखेंगे। अगला 20वां प्रश्न में चलते हैं। 20वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एरोसोल का उदाहरण नहीं है। पीछे हम देखे थे एरोसोल का उदाहरण कोहरा था, जबकि इसमें जल में तेल जो होता है यह एरोसोल का उदाहरण नहीं होगा। और बाकी वो तीनों जो है कोहरा, बादल और धुंध, ये एरोसोल का उदाहरण है। क्या है? एरोसोल का उदाहरण धुंध, कोहरा और बादल। आगे है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। आविष्कार है और आविष्कारक है। न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का जो आविष्कार, अभी केमिस्ट्री का जो सीरीज चला रखे हैं उसमें हम इनको पढ़ा है, उनको देखा है। तो न्यूट्रॉन का जो है इसका खोजकर्ता कौन है, तो चैडविक है। कौन है? चैडविक, जेम्स चैडविक जो है न्यूट्रॉन का खोजकर्ता है। इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कौन होगा? जे थॉमसन। कौन होगा? जे थॉमसन। प्रोटॉन का खोजकर्ता कौन होगा? ये होगा गोल्डस्टीन। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, जबकि परमाणु नाभिक का ये रदरफोर्ड होगा। इस तरह से इसका आंसर जो होगा ये चौथा होगा, डी नंबर। क्या होगा? डी नंबर होगा। न्यूट्रॉन का चैडविक। कौन होगा? न्यूट्रॉन का चैडविक। न्यूट्रॉन का चैडविक, इलेक्ट्रॉन का थॉमसन, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, परमाणु नाभिक का रदरफोर्ड। आगे चलते हैं 22वां में, सोडियम की परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है। कोर इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, सोडियम होता है 12, सोडियम 12। कोर इलेक्ट्रॉन जो होता है
संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जो बचा हुआ होता है वो कोर इलेक्ट्रॉन होता है। ये भी पढ़ाया गया है उसमें केमिस्ट्री वाले सीरीज में। आगे चलते हैं 23वां में, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रा अम्ल हाइड्रा एसिड के उदाहरण है? तो ये है HCl, जो कि हमारे पेट में पाया जाता है। अगला है 24वां, बॉयल्स लॉ चार्ल्स एवं अवोगाद्रो द्वारा प्रतिपादित गैस के नियमों का संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? आदर्श गैस। आप जानते हैं इसमें PV = nRT होगा, PV = nR और T, जहाँ T तापमान है, V हो गया वॉल्यूम और ये P हो गया प्रेशर। अगला प्रश्न है कि जीवाणु विज्ञान का जनक कौन है? जीवाणु विज्ञान का जनक कौन है? तो ये है लुई पास्चर। जीवाणु विज्ञान का जनक लुई पास्चर। माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में से किसका मात्रक सर्वाधिक होती है? ये होती है प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन का मात्रा सर्वाधिक होती है। आगे है 27वां प्रश्न है, वो है प्लाज्मा के संबंध में। प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये गलत है, इसमें रक्त कणिकाएं होती है, ये गलत है। जबकि यह रक्त का तरल मैट्रिक्स होता है, ये सही है। यह रंगहीन होता है, प्लाज्मा जो है इसमें कोई रंग नहीं होता, रंगहीन होता है। और इसमें फाइब्रिनोजेन प्रोटीन पाई जाती है। प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन प्रोटीन पाई जाती है। 28वां प्रश्न है, हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है? तो हेपेटाइटिस लीवर यानी यकृत को संक्रमित करता है, यह संचारी रोग है। अगला होगा आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? यह होता है प्रमस्तिष्क। क्या होता है? प्रमस्तिष्क। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए हैं? तो ग्राम सभा संबंधित प्रावधानों का जो है 243 का ए में किया गया है। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है संयुक्त बैठक वाला ऑस्ट्रेलिया से। अब पॉलिटी का भी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, उनमें इन सबों को अच्छे से डिस्क्राइब किया जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ये किया गया है अनुच्छेद 129 में। अगला प्रश्न 33वां प्रश्न है, भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में मिलता है? तो ये मिलता है दूसरी अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में पेंशन भत्ते वगैरह का उल्लेख किया गया है। राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? राजभाषा का उल्लेख संविधान के भाग 17 में किया गया है। राजभाषा का उल्लेख संविधान के भाग 17 में किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन उल्लेखित नहीं है? तो ये धार्मिक जो है ये उल्लेखित नहीं है, जबकि आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और सामाजिक न्याय इनकी उल्लेखना मिलती है। अगला 36वां प्रश्न है। 36वां प्रश्न कह रहा है, संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियां द्वारा शब्द जोड़ा गया है? ये जोड़ा गया है 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत। और अभी जानते हैं सहकारी समितियां जो है इसमें जोड़ा गया था 2011 में 97वां संशोधन अधिनियम के द्वारा। निम्नलिखित में से किस संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इनको शामिल किया गया मौलिक कर्तव्य, और इसको रूस से लिया गया, सोवियत रूस से। 38वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? अर्धन्यायिक है। तो बहुत अच्छा है प्रश्न। अर्धन्यायिक प्रक्रिया कहलाता है अगर किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलाई जाती है। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत चुनाव आप जानते हैं भली भांति राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है। कुरु महाजनपद का एक कुरु था। कुरु की राजधानी कहाँ थी? तो ये इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ अभी जानते हैं दिल्ली जिसको बोलते हैं हम लोग, उसी का नाम पुराना
इंद्रप्रस्थ था। भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है, याद रखेंगे। घोड़ा चलता है मतलब गृह त्याग घोड़ा से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 42वां प्रश्न, गहरवाल वंश का संस्थापक कौन था? गहरवाल वंश का संस्थापक जो था चंद्रदेव था। कौन था? चंद्रदेव। दीवान खैरात निम्न में से किस शासक से संबंधित है? दीवान खैरात बोलेंगे तो फिरोज शाह तुगलक। इनके समय में नहरों का जाल बिछाया गया था। 44वां प्रश्न है, एकाश्म गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि किस काल की कला की विशेषता है? एकाश्म गोलाकार स्तंभ जो है ये मौर्य काल का कला की विशेषता है। अगला है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? याद रखेंगे कुव्वत उल इस्लाम जो है ये दिल्ली में है, जबकि 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। अगला है सिंधु काल में सीसा निम्नलिखित में से कहाँ आयात किया जाता था? सिंधु काल में सीसा जो है ईरान से आयात किया जाता था। जब हिस्ट्री का सीरीज चलाएंगे तो उसमें इनको भी पढ़ेंगे हम लोग। आगे है कि सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित करें। शिशुवध प्रतिबंध था, शिशुवध जो था वो प्रतिबंध था बेलेजली के द्वारा। शिशुवध प्रतिबंध कौन करवाया था? बेलेजली। सती प्रथा का लॉर्ड विलियम बेंटिक, सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिक। दास प्रथा ये लॉर्ड एलनबरो। हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग के समय में स्टार्ट किया गया था। तो याद रखेंगे इसके तहत इसका ऑप्शन 1 ही सही हो जाएगा, 1 2 3 4। 48वां प्रश्न आते हैं। 48वां प्रश्न में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो ये MG रानाडे थे। कौन? MG रानाडे। इनाम कमीशन के स्थान किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो ये हुआ था आपको लॉर्ड डलहौजी के समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। इनाम कमीशन की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में? ये हुआ था डलहौजी के समय में। चलिए इस तरह से 16वां सेट का 50 प्रश्न को समाप्त किए। अब आते हैं स्मरणीय तथ्य में। किस में आते हैं? स्मरणीय तथ्य में। स्मरणीय तथ्य में देखते हैं आज तुगलक वंश के बारे में। किसके बारे में? तुगलक वंश के बारे में। तुगलक वंश के बारे में देखिए, तुगलक वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक जो था वो था आपको गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन था? MBT मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे योग्य, शिक्षित एवं विद्वान शासक था। कौन था? ये बहुत पढ़े लिखे माने जाते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही पढ़े लिखे विद्वान शासक थे। इसे देखिए, इसे क्या क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो भी काम किया उसमें सफलता हासिल हुई। जो इसके सपना में आया उस हिसाब से काम किया। अगला है कृषि क्षेत्र के विकास हेतु इन्होंने अमीर ए कोही, याद रखेंगे अमीर ए कोही का जो विभाग था इसकी स्थापना कृषि क्षेत्र के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी स्थापित की तथा इनका नाम दौलताबाद कर दिया। ये भी याद रखेंगे, इसकी राजधानी जो है दिल्ली से देवगिरी किया और देवगिरी का नाम बदल के दौलताबाद रखा। सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसी के द्वारा किया गया। सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसी के द्वारा किया गया, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। सर एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स कौन कहा? सर थॉमस एडवर्ड। सर एडवर्ड थॉमस जो है इसको प्रिंस ऑफ मनियर्स कहकर पुकारा। इसी के शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया 1333 में। और रेहला जो है यही इसी इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत है। इसने जैन धर्म के प्रसिद्ध संत जीन प्रभु सूरी को सम्मानित किया। जीन प्रभु सूरी को सम्मानित किया।
अगला है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था फिरोज तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन आया? फिरोज तुगलक। और यही फिरोज तुगलक जो है मुसलमानों पर सबसे पहली ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला मुसलमान शासक था। नहीं तो मुसलमान पे जजिया कर नहीं लगता था। सल्तनत काल में उधार दिए गए धन का हिसाब रखने वाला को मजमूदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मजमूदार। आगे देखते हैं, विभाग है और उससे संबंधित सुल्तान है। इसको बढ़िया से याद रखिएगा। दीवान अर्ज बलबन ने स्टार्ट करवाया। दीवान मुस्त खराज ये अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। दीवान कोही मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान खैरात ये क्या? फिरोज शाह तुगलक। दीवान बंदगान फिरोज शाह तुगलक। दीवान इस्तिहाक ये भी फिरोज शाह तुगलक ने स्टार्ट करवाया। याद करेंगे फिर से। दीवान अर्ज बलबन, दीवान मुस्त खराज अलाउद्दीन खिलजी, दीवान कोही मोहम्मद बिन तुगलक, दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक, दीवान बंदगान फिरोज शाह तुगलक, दीवान इस्तिहाक फिरोज शाह तुगलक। इस तरह से हम लोग 16वां सेट भी समाप्त करते हैं और जल्द ही आपको अगले वीडियो में मिलेंगे 17वां सेट लेके। आप लोग अगर नए जुड़े हैं तो इसके प्लेलिस्ट इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, प्लेलिस्ट में जाएं और सेट 1 से लेके अभी अब तक का पूरा अपडेटेड सारा दिया हुआ रहता है। उस प्लेलिस्ट को पूरा देखें और ज़्यादा स्पीड में 2 के स्पीड में देख लें, जल्दी से ख़त्म भी हो जाएगा और आप रिकॉल भी कर पाएंगे जल्दी जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना मुन्ना यादव।